रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th का चैप्टर है, जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास 12th का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है कि सामान्य कार्यों के साथ, सामान्य जो जनरल अपन कार्य करते हैं उसके साथ स्वस्थ जनन अंगों का पाया जाना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशल वेलबींग, चारों तरफ से फिट होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, यानी कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली, ऐसा नहीं कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप हेल्दी हैं, यानी कि स्वास्थ्य जनन के रूप से स्वस्थ हैं आप, ऐसा नहीं है। आपका व्यवहार भी अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, भारत विश्व में पहला देश है। ठीक है, भारत विश्व में पहला देश है जिसने 1951 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है कि फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में, और सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो भारत ने की थी। ठीक है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पहल की गई थी। ठीक है, बाद में इसे विस्तार करके पिछले दशकों में 1990 में RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कैरियर प्रोग्राम के नाम से विस्तारित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन RCH के मुख्य कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? दृश्य, श्रव्य, प्रिंट, मीडिया आदि माध्यमों से जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो ये है RCH के मुख्य कैरेक्टर, दृश्य, श्रव्य, प्रिंट, मीडिया आदि माध्यमों से जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान जनन से संबंधित होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देना, यानी कि किशोरावस्था जब होती है बालक और बालिकाओं में, उसके दौरान कौन कौन से हार्मोन्स चेंजेस की वजह से बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूँछों का आना, आवाज़ में भारीपन होना, इन सब के बारे में, और बालिकाओं में मासिक चक्र का स्टार्टअप होना, ये सब जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य लैंगिक शिक्षा देना। ठीक है, जनन से संबंधित मिथ्या अवधारणा को दूर करना, यानी कि जनन से संबंधित जो मिथ्या अवधारणाएं होती है ना, उनको दूर करना। STD से बचाव की जानकारी देना। STD क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बचाव की जानकारी देना। विवाह की आयु का निर्धारण, फीमेल 18 और मेल 21 के बारे में बताना। शादीशुदा जोड़ों को गर्भ निरोधक के बारे में बताना। शादीशुदा जोड़े जो होते हैं उनको अगर अभी बच्चा नहीं चाहिए होता है तो उनको गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी देना। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती की देखभाल की जानकारी देना। लड़के लड़की का महत्व जो है वो समान बताना, यानी कि लड़का और लड़की दोनों बराबर है, इसकी जानकारी देना। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रसव के दौरान, जब डिलीवरी होती है उस दौरान, तथा प्रसव के पश्चात, जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके पश्चात होने वाले चेंजेस की जानकारी देना। स्तनपान का महत्व बताना, यानी कि शिशु को जो दुग्धपान करवाया जाता है माता के द्वारा, उसकी जानकारी देना। शिशु के टीकाकरण की जानकारी देना। ये सब RCH के कैरेक्टर्स के मध्य आते हैं और इसमें इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एमनियोसिंथेसिस, उल्बवेदन भी कहते हैं इसको, इज ए सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न सराउंडिंग द एमनियोटिक फ्लूइड्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल। ठीक है, भ्रूण के लिंग निर्धारण की टेक्निक है, भ्रूण जो होता है उसके लिंग निर्धारण की टेक्निक है जो क्रोमोसोमल पैटर्न्स पर आधारित है। ठीक है, तथा भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाले एमनियोटिक फ्लूइड को कुछ मात्रा में, भ्रूण जो होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड्स पाए जाता है, और उसकी कुछ मात्रा को सुई की सहायता से निकालकर सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से इस तकनीक द्वारा गुणसूत्री आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जाता है। ये एमनियोसिंथेसिस टेक्निक्स के द्वारा, जो जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर जो बेबी होता है उसमें कोई क्रोमोसोमल विकार या आनुवंशिक जेनेटिकली कोई विकार तो नहीं है, उसका पता लगाया जाता है। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जाने वाली कोशिकाओं में बार बॉडी को देखकर, जो बार बॉडी होती है एमनियोटिक फ्लूइड्स में की जो सेल्स होती है उसमें देखकर लिंग निर्धारण कर लिया जाता है। लिंग का निर्धारण यानी कि गर्भ में बच्चा है, लड़की है या लड़का, उसका निर्धारण कर लिया जाता है, तथा इसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ी है।
अतः आजकल इस तकनीक का उपयोग जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये एमनियोसिंथेसिस टेक्निक आजकल बंद कर दी गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनसंख्या विस्फोट। वैसे भारत में बहुत अधिक जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या विस्फोट कैसे हैं अपन इसको समझते हैं। चलिए, भारत और विश्व का आंकड़ा दिया गया है, यानी कि भारत और विश्व में मिलान किया गया है 1900 में, लगभग 1900 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 350 मिलियन थी। ठीक है, और विश्व की जो है पूरे वर्ल्ड की जो है 2 बिलियन थी। ठीक है, अब 2000 में आते आते भारत की जनसंख्या 1 बिलियन हो गई, यानी कि आप देख सकते हैं कितनी बढ़ोतरी हुई है, और विश्व की 6 बिलियन हो गई। यानी कि इस अकॉर्डिंग विश्व का प्रत्येक छठा आदमी जो भारतीय है, यानी कि आप इंडिया से बाहर कहीं भी चले जाइए, आपको छठा आदमी, यानी कि लगभग छठा आदमी आपको इंडिया का मिलेगा, भारत का मिलेगा। यानी कि भारत की इतनी जनसंख्या हो गई है। 1 अरब में मई में 1 अरब क्रॉस कर गई थी जनसंख्या। ठीक है, एक मई में जो है वो जनसंख्या 1 अरब क्रॉस कर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 17 व्यक्ति प्रति वर्ष थी, है ना। भारत में जो है 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 17 व्यक्ति प्रति 1000 प्रति वर्ष थी, यानी कि 1.7% थी। ठीक है, यदि इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही, यानी कि इसी प्रकार भारत की जनसंख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ती रही, तो 33 वर्षों में बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। ये तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि 1900 में आपकी जो जनसंख्या 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गई, और जबकि विश्व की ओनली फॉर 6 बिलियन है। ठीक है, तो यानी कि विश्व का प्रत्येक छठा आदमी भारतीय हुआ, समझ रहे हो। हाँ, ठीक है, यदि इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो 33 वर्षों में बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 के बाद 2011 की जनगणना हुई थी, तो जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर 20 व्यक्ति प्रति 1000 प्रति वर्ष से थोड़ी कम हुई है। यानी कि 2001 में तो 17 व्यक्ति थी, और अब 20 व्यक्ति प्रति 1000 प्रति वर्ष से कम है, यानी कि लगभग 2%। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन से। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है। ठीक है, मृत्यु दर में कमी आ रही है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि मृत्यु दर में कमी आ रही है, मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी हो चुकी हैं, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती हैं, तो ऑपरेशन से बेबी बॉर्न करके माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया जाता है। तो ये मैटरनिटी में कमी आ रही है। इन्फेंट मोर्टिलिटी में कमी आई है, यानी कि पहले घर पे जब माताएं बच्चे को जन्म देती थी तो शिशुओं के मरने की संख्या अधिक होती थी, लेकिन अब हॉस्पिटल की सुविधा है तो इन्फेंट मोर्टिलिटी में भी कमी आई है। जनन आयु के व्यक्तियों की संख्या का बढ़ना, यानी कि जनन आयु के, यानी कि 18 साल से प्लस ऊपर वाले व्यक्तियों की संख्या का बढ़ना, इससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि को रोकना भी RCH का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना भी RCH का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त छोटे परिवार को प्रोत्साहन देकर, विवाह के सही आयु के बारे में बताकर भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। यानी कि छोटे परिवार को प्रोत्साहन दिए जाते हैं, और विवाह के सही आयु बताकर भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, क्योंकि बाल विवाह होने पर बच्चे जल्दी हो जाते हैं तो जनसंख्या जल्दी बढ़ती है, और जब वही व्यक्ति 18 साल का होगा, उसके बाद उसकी शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, तो लगभग 1-2 साल तो पीछे जाएगा ही ना, समझ रहे हो, 1-2 साल तो पीछे होगा ही ना, इस प्रकार से समझे। इसी तरह हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो, ये नारा भी लोगों को शिक्षित करता है। आजकल शहरों में या फिर मेट्रो शहरों में वर्किंग पर्सन होने
पर चाइल्ड नॉर्म को अपनाते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जन्म नियंत्रण आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषताएं। अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो जन्म नियंत्रण में आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषताएं। तो आदर्श गर्भ निरोधक की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे अपन देख सकते हैं। आसानी से उपलब्ध होने वाला हो, यानी कि आदर्श गर्भ निरोधक जो है वो आसानी से उपलब्ध होने वाला हो। यूज़र फ्रेंडली, उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि शर्म नहीं आनी चाहिए एक दूसरे को बताते हुए। ठीक है, इसे कहते हैं अपन यूज़र फ्रेंडली। प्रभावी होना चाहिए, अनुषंगी प्रभाव अत्यंत न्यून हो या नहीं हो। ठीक है, उत्क्रमणीय होना चाहिए, रिवर्सिबिलिटी अर्थात उपयोग बंद कर देने पर पुनः सामान्य रिप्रोडक्टिव लाइफ प्रारंभ हो जानी चाहिए, यानी कि जब इसका उपयोग बंद कर दिया जाए तब सामान्य रूप से वो जनन कर सकते हैं, बेबी को जन्म दे सकते हैं, सामान्य रिप्रोडक्टिव लाइफ उनकी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शुड नॉट बी इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव एंड डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट, यानी कि ये उनकी सेक्सुअल इच्छाएं और इन पर कोई डिसइफेक्ट नहीं डालता हो, ऐसा होना चाहिए आदर्श गर्भ निरोधक। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं गर्भ निरोधक विधियाँ। गर्भ निरोधक मेथड में कौन कौन से आते हैं, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। दो मेथड होते हैं गर्भ निरोधक के, एक तो है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल में स्पर्म्स एवं ओवम्स को आपस में मिलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, स्पर्म्स एवं ओवम को आपस में मिलने नहीं देते। ठीक है, ये है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और आर्टिफिशियल में आर्टिफिशियल तरीके अपनाए जाते हैं। अब एक एक करके अपन इन सबको पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अपन देखेंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले पीरियोडिक एब्सटेंस, यानी कि आवधिक संयम। पीरियोडिक एब्सटेंस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय का जो टाइम होता है ना, वो पीरियोडिक एब्सटेंस। ठीक है, इस मेथड में एमसी के यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके 10वें से 17वें दिन के बीच, मतलब 10वें से दिन से 1 से 7 दिन तक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं। और उसके बाद 10वें से 17वें दिन, यानी कि जैसे आपका पीरियड्स मान लीजिए 10 तारीख को आया है, तो नेक्स्ट महीने की 10 तारीख में के बीच में जो 10वें से 17वां दिन जो होता है, ठीक है, उसके बीच का जो समय है उसको बताया जा रहा है ना। मैथुन को अवॉइड किया जाता है, यानी कि इस टाइम पर सेक्सुअल एबिलिटी को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि 10वें से 17वें दिन के बीच अंडोत्सर्ग की संभावना होती है। ओव्यूलेशन से इसी टाइम होता है, यानी कि 14 दिन का होता है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, इस दौरान मैथुन करने पर गर्भधारण भी हो सकता है। इस वजह से अगर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले पीरियोडिक एब्सटेंस के बात की जाए तो एमसी का जो टाइम होता है वो 10वें से 17वें दिन का बीच का, उसको अपन अवॉइड करते हैं उस टाइम सेक्स को, ताकि उस टाइम क्या है गर्भधारण नहीं हो। इस पीरियड को अपन रिस्क पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है, फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम ओव्यूलेशन होता है और जैसे ही ओव्यूलेशन होते ही अगर स्पर्म्स ओवम से मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम अवॉइड किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कॉइटस इंटरपस, अंतरित मैथुन या ब्राइस्कलन। ठीक है, इस मेथड में मैथुन यानी कि सेक्स के दौरान स्क्लन से ठीक पहले नर द्वारा पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है तथा स्क्लन की क्रिया बाहर करवाई जाती है। यानी कि ये जो मेथड होता है इसमें पेनिस को बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में जो स्पर्म होता है वो वेजाइना से बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया, स्तनपान अनार्थ। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है कि प्रसव के पश्चात, यानी कि जब डिलीवरी होती है और प्रसव हो जाता है ना, उसके पश्चात एमसीएम अंडोत्सर्ग की क्रिया स्तनपान के कारण नहीं होती, क्योंकि माता अपने शिशु को स्तनपान या दुग्धपान करवाती। इस कारण से न तो अंडोत्सर्ग होता है और न ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है।
ठीक है। फीमेल जितने अधिक समय तक बेबी को स्तनपान कराती है, यानी कि जो माता जो होती है अपने बच्चे को जितने अधिक समय तक स्तनपान कराती है, यानी कि दुग्धपान करवाती है, उतने ही लंबे समय तक अंडोत्सर्ग एवं एमसी नहीं होती है। यानी कि माता के द्वारा शिशु को जितने लंबे समय तक दुग्धपान करवाया जाता है, उतने ही लंबे समय तक अंडोत्सर्ग एवं एमसी की जो क्रिया होती है वो नहीं होती। लेकिन यह वृद्धि प्रथम 6 माह तक ही प्रभावी होती है। यानी कि प्रथम 6 महीने, यानी कि बेबी जन्म के पहले 6 महीने होती है तब तक ही ये क्रिया होती है। उसके बाद आपके अंडोत्सर्ग भी होने लगता है और एमसी भी होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेचुरल मेथड में। जो अपन ने ये तीनों नेचुरल्स मेथड पढ़े हैं। एक तो पीरियोडिक एब्सटेंस, दूसरा है कोइटस इंटरकोर्स और तीसरा अपनों ने पढ़ा लैक्टेशनल, तीसरा अपनों ने पढ़ा लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, ये सब जो है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में किसी भी प्रकार की डिवाइस एवं मेडिकेशंस का उपयोग नहीं होता है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई डिवाइस नहीं लगवाई जाती है, मेडिकेशंस नहीं लगवाई जाती हैं। इसकी वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट लगभग 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके असफल होने की संभावना जो 20 से 30% होती है, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, असफल भी हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी प्रेगनेंसी ना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी गैप या स्पेसिंग, और दूसरा है परमानेंट या टर्मिनल मेथड्स। ठीक है, अस्थायी गैप या स्पेसिंग में बैरियर, आईयूडीज और ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल होते हैं। ये सब पढ़ेंगे अपन एक एक करके। आइए देखते हैं नेक्स्ट बैरियर्स क्या होते हैं? स्पर्म्स एवं ओवम्स को जो है आपस में मिलने नहीं देने के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैरियर्स जो होता है, कहते हैं ना बैरियर बना दिया गया है, 2 घरों के बीच में दीवार बना दी गई है, ऐसा, और ये है बैरियर। तो ये स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने नहीं देता है। अगर स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो बैरियर में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंडोम्स। सबने नाम सुना ही होगा। ये लेटेक्स पतले रबर के बने होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल्स होते हैं। लेटेक्स और पतले रबर के होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। मेल में पेनिस को कवर करता है, और तथा फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेल में पेनिस को कवर करता है, फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है। इस कारण स्पर्म्स एवं ओवम्स से नहीं मिल पाता है। जो स्पर्म्स जो होता है वो ओवम से नहीं मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मेल कंडोम के लिए पॉपुलर नाम निरोध है। ठीक है, मेल कंडोम के लिए पॉपुलर नाम जो है वो निरोध है, आप सबको पता है। और फीमेल कंडोम के लिए फेमिडोन। ठीक है, फीमेल कंडोम के लिए फेमिडोन। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये कंडोम्स जो होते हैं सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। हाँ, जैसे कि क्या गोपनीयता बनी रहती है, नहीं तो 2-4 को बुला के इंसर्टेड करवाएंगे, सॉरी टू से, बट ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, यानी कि खुद से लगा सकते हो, जैसे कि गोपनीयता बनी रहती है। ये आजकल गर्भ निरोधक के रूप में कंडोम्स का उपयोग बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि ये एड्स एवं अन्य एसटीडी से सुरक्षा करता है। एड्स जो होते हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, और एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से सुरक्षा देता है। असफल होने की संभावना लगभग 15% होती है, लगभग, यानी कि नेचुरल की कितनी होती है 20 से 30%, और इसकी 15% लगभग कम ही है तो भी, पर हाँ असफल होने की संभावना होती है। पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कंडोम निर्माण से संबंधित है। कंडोम निर्माण कहाँ होता है? तो हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड से संबंधित है। 14 में देखेंगे रिज्यूबल बैरियर। ठीक है, ये होता है डायफ्राम, वाल्स एंड सर्विकल कैप्स। डायफ्राम ये हैं, वाल्स ये हैं, सर्विकल कैप्स जो हैं ये हैं। इन्हें मैथुन से पूर्व
योनि वाले भाग में सर्विक्स को कवर करने के लिए रख दिया जाता है ना, योनि वाले भाग में, यानी कि महिलाओं के लिए सामान्यतः शुक्राणुनाशक क्रीम लगी होती है, डेल्फोम फोम जेली आदि का उपयोग होता है। ये जो डायफ्राम वॉल्स और सर्विकल कैप्स जो होती है शुक्राणु को मारने वाली क्रीम्स होती है, डेल्फिन फोम और जेली, ठीक है। इसके साथ इसकी गर्भ निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। तो इसका मतलब डेल्फिन फोम और जेली का उपयोग जो है इनकी गर्भ निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पूर्णतः गर्भ निरोधक के लिए मैथुन के पश्चात पूर्णतः अगर जैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है उसको पूर्णतः गर्भ निरोधक रखने के लिए मैथुन के पश्चात इन्हें कम से कम 6 घंटे तक, कितने घंटे, कम से कम 6 घंटे तक योनि में रखा रहने देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दूसरा है आईयूडीज़, ठीक है। बैरियर के बाद है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। और आईयूसीडीएस यानी कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूडीएस एंड आईयूसीडीएस इन्हें डॉक्टर्स या प्रशिक्षित नर्स द्वारा योनि के माध्यम से गर्भाशय में अंतःस्थापित करवाया जाता है। यानी कि महिलाओं में जो है योनि के माध्यम से डॉक्टर्स या किसी प्रशिक्षित नर्स के द्वारा गर्भाशय में अंतःस्थापित करवाया जाता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला अपन देखते हैं नॉन मेडिकेटेड, जिसको लिपेस लूप भी कहते हैं, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड लिपेस लूप। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और 250 होती है, ठीक है। याद रखना है ये, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेरोन होता है LNG 20, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणु की फेगोसाइटोसिस क्रिया को बढ़ा देती है, यानी कि शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया को बढ़ा देती है आईयूडी जो होती है ना। मुक्त होने वाले कॉपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता को जो है वो कम करते हैं, यानी कि जो कॉपर आयन मुक्त होते हैं वो शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देते हैं तथा शुक्राणु की निषेचन क्षमता को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हार्मोन मोचक आईयूडी गर्भाशय को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल बनाती है। हार्मोन मोचक जो आईयूडी होती हैं LNG 20 वो इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल बनाती है गर्भाशय को तथा सर्विक्स को होस्टाइल यानी कि गाढ़ा बनाती है, जिससे शुक्राणु गति नहीं कर पाते हैं। सर्विक्स को होस्टाइल बनाती हैं, ठीक है। आईयूडी उन महिलाओं के लिए आदर्श गर्भ निरोधक है जिन्हें बच्चे देरी से चाहिए। आईयूडी उन महिलाओं के लिए आदर्श गर्भ निरोधक ये क्वेश्चंस पूछा जाता है जिन्हें बच्चे देरी से चाहिए या उन बच्चों के बीच में गैप चाहिए। आईयूडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो वो है आईयूडी, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ओरल पिल्स, यानी कि मुख्य गोलियां, मुख्य द्वारा ली जाने वाली गोलियां, ओरल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। ओरल पिल या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। डेली ओरल पिल्स क्या होती है, मालाडी और मालायन, मालाडी एंड मालायन। स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एलोन, या तो ओनली फॉर प्रोजेस्ट्रॉन होगा, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन को मुख्य गर्भनिरोधक गोलियों के रूप में काम में लिया जाता है। स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है जिन्हें मुख्य द्वारा लिया जाता है। रोज़ाना ली जाने वाली गोलियां 21 दिन तक ली जाती है, यानी कि डेली जो गोली ली जाती है, एक गोली, वो 21 दिन तक ली जाती है। इन्हें MC के प्रथम 5 यानी कि 1 से 5 दिनों से प्रारंभ करके, प्रथम जो MC बंद होने के 5वां जो दिन होता है उस दिन से प्रारंभ करके लगातार 21 दिन तक लिया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात 7 दिन का गैप देकर, उसके पश्चात कितने दिन का, 7 दिन का गैप देकर, जिस दौरान जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, क्या होता है 7 दिन का गैप देकर, यानी कि जिस दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स होती है, क्या होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिस दौरान पुनः सेम पैटर्न में तब तक दोहराया जाता है जब तक फीमेल गर्भधारण करना नहीं चाहती। यानी कि क्या होता है कि जैसे आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो हैं 1 तारीख को आए हैं, हाँ मान लीजिए 1 तारीख को आए हैं, तो 1 से 5 दिन यानी कि 5वें दिन से प्रारंभ किया जाता है और 21 दिन तक ली जाती हैं, ठीक है। 5वें दिन से 21 दिन तक ली जाती है और ये गोली तब तक ली जाती है जब तक कि फीमेल गर्भधारण
करना नहीं चाहती। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओरल पिल्स। ओरल पिल्स क्या होती हैं? ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशंस को रोकती है। सबसे और मेन टिक करना हो तो आपको ओव्यूलेशंस पे और इम्प्लांटेशन उसके बाद सेकेंड। अगर दो ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो दोनों पे टिक करना है आपको, ठीक है। ओरल पिल्स जो हैं ओव्यूलेशंस और इम्प्लांटेशंस को रोकती हैं तथा शुक्राणु के प्रवेश को रोकने या अवरुद्ध करने के लिए सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को बदल देती है। शुक्राणु मतलब अंदर प्रवेश करता है, इसके लिए उसकी सर्विकल म्यूकस की जो क्वालिटी होती है ना उसको चेंजेस कर देती है, जिससे शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं करवाते। कम साइड इफेक्ट के साथ गर्भनिरोधक गोलियां भी व्यापकता से अपनाई जाने वाले गर्भनिरोधक विधि। कम साइड इफेक्ट होते हैं इनके ओरल पिल्स के भी, ठीक है। असफलता की दर 2 से 2.5% होती है। असफलता की दर जो है ओरल पिल्स की 2 से 2.5% होती है, यानी कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं उनकी 20 से 30%, ठीक है। उसके बाद कंडोम्स वगैरह की जो होती है वो 15% और आपके ओरल पिल्स की जो होती है 2 से 2.5%। नेक्स्ट अपन देखते हैं सहेली। सहेली साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोलियाँ होती हैं। सहेली एक साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली है। इसका निर्माण CDRI लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया। सहेली का निर्धारण जो है, सहेली जो साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली है उसका निर्धारण CDRI लखनऊ, क्वेश्चन से ही है, लखनऊ में किया गया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। नॉन स्टेरॉयडल है। क्या है? नॉन स्टेरॉयडल है। अत्यधिक प्रभावी गर्भनिरोधक है। न्यूनतम साइड इफेक्ट है। सेंटोक्रोमेनन पदार्थ पाया जाता है इसमें। तो सहेली में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सेंटोक्रोमेनन। एंड इम्प्लांटेशंस को रोकती, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती सहेली जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मासिक गर्भनिरोधक गोली क्विंस्टोल। मासिक गर्भनिरोधक गोली में पहली गोली है वो क्विंस्टोल है। असुरक्षित मैथुन क्रिया होने या फिर रेप होने, मासिक महीने में एक बार ली जाती है, वो होती है मासिक गर्भनिरोधक गोली, ठीक है। तो क्या होती है? असुरक्षित मैथुन क्रिया होने या फिर रेप होने पर 72 घंटे के अंदर अंदर IUD इम्प्लांट करवाना या अकेला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन की गोली लेना। आई पिल्स को इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि जब किसी महिला का रेप हो जाता है या फिर न चाहते हुए भी मैथुन क्रिया हो जाने पर ये आई पिल्स ली जाती है, ठीक है। आई पिल्स इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इम्प्लांट या इंजेक्शंस के रूप में। इम्प्लांट करवाया जाता है आपके गर्भाशय में या फिर इंजेक्शंस के रूप में। तो इम्प्लांट्स के रूप में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन अकेला या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। इसके कार्य करने की विधि गर्भनिरोधक गोलियों के समान ही होती है, लेकिन इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, ठीक है, समझे। इनका जो कार्य करने का तरीका है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के समान गर्भनिरोधक गोलियों के समान ही होता है, लेकिन प्रभाव जो है वो लंबे समय तक रहता है, ठीक है। ये अत्यधिक सुरक्षित गर्भ निरोधक है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके वेजाइना में इम्प्लांट करवाया जाता है। असफल होने की दर 1% होती है। तो इम्प्लांट या इंजेक्शंस के रूप में जो दी जाती हैं उनके असफल होने की दर सबसे कम यानी कि 1% होती है। लगभग 7 साल तक सुरक्षा दे सकते हैं, ठीक है। कितने साल? लगभग 7 साल। इन्हें भुजा यानी कि आपके हाथ की जो भुजा होती है ना, हाथ की आंतरिक सतह पर छोटी संलयन क्रिया द्वारा त्वचा के नीचे स्थापित करवा दिया जाता है, ठीक है। एक चीरा लगाकर उसके अंदर स्थापित कर देते हैं, इसको इम्प्लांट कर देते हैं तथा इनसे धीरे धीरे हार्मोन मुक्त होते रहते हैं जो गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अपन ने वेरियस IUDs, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल ये सब पढ़ लिया। परमानेंट या टर्मिनल मेथड में अब क्या होता है कि मेल या फीमेल, मेल या तो मेल होता है या फीमेल, दोनों में से नसबंदी का नाम सुना होगा, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। उसमें क्या होता है कि
जो आपकी निषेचन नलिका होती है ना, उस पर कट लगाकर जो है उसको बांध दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि शुक्राणु उसमें आगे प्रवेश नहीं कर पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गर्भ निरोधक के साइड इफ़ेक्ट। नीजिया, जी घबराना, ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल्स ब्लीडिंग, ब्रेकथ्रोट ब्लीडिंग्स, एब्डोमल पेन्स एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन की अधिकता से हो सकता है, ठीक है। जी घबराना यानी कि गर्भ निरोधक की गोलियां अगर आपने ज़्यादा ली है तो आपको प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है। कभी कभी माताएं प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती है, ऐसा होता है, ठीक है। इवन ब्रेस्ट में कैंसर भी हो सकता है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन की अधिकता हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ नहीं पाता है क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट इतने अधिक सिग्निफिकेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, इतने अधिक, लेकिन इन्हें पूर्णतः नकारा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। हाँ, पूर्णतः अपन ये नहीं कह सकते हैं कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनके साइड इफ़ेक्ट, पर इतने सिग्निफिकेंट्स नहीं होते, इतने अधिक प्रभावी नहीं होते, ठीक है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।